हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूं। ये हमारी संविधान की क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ। जिसमें हमने सबसे पहला प्रावधान जो पढ़ा था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। क्यों इसका नाम रेगुलेटिंग पड़ा? क्योंकि ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, संचालन करने के लिए बनाया गया। तो इस एक्ट में कुछ कमियां आई। जब कमियां आई तो उन कमियों को सुधारने के लिए जो हमारा दूसरा एक्ट बना वो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जरिए रेगुलेटिंग की कुछ कमियां तो दूर की गई, लेकिन पूर्णतः यह कंप्लीट नहीं हो सकी। कमियों को सही तरीके से दूर नहीं किया जा सका। कोशिश की गई, एक अच्छी कोशिश की गई, लेकिन पूरी तरीके से इन कमियों को दूर नहीं किया जा सका। इसलिए इन कमियों को पूरी तरह जो संशोधित नियम बना, नया नियम, उसको हम क्या कहते हैं? 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि 1773 ईस्वी में जो नियम बना, उस नियम की, उस अधिनियम की पूरी कमियां कब दूर हुई? 1784 ईस्वी में जब नया नियम पिट्स इंडिया एक्ट आया तब दूर हुई। तो आखिर इस नियम का पहला नाम, मतलब जो नाम है पिट्स, क्यों पड़ा, इस चीज को समझते हैं। विलियम पिट्स, ब्रिटिश सरकार में एंट्री होती है विलियम पिट्स की, जो वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री, यहां पे लिख देते हैं ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री। यानी तत्कालीन का मतलब होता है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा इस एक्ट को लागू किया गया। विलियम पिट्स द्वारा इस एक्ट को लागू किया गया। एक्ट का मतलब अधिनियम। यहां विलियम पिट्स, पिट्स में ये पिट वर्ड लिखा है ना, तो विलियम पिट्स के नाम पे ही इस एक्ट का नाम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि पिट्स वहां के प्रधानमंत्री थे और ये नियम इंडिया की कंपनी, मतलब इंडिया में जो कंपनी चल रही थी ब्रिटेन की, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी के संचालन के लिए बनाया गया था, इसलिए इस नियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। तो आइए देखते हैं कि इस नियम को लाने के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी परिस्थितियां क्या थी, क्यों इस एक्ट को लाया गया। ठीक है, इस पिट्स इंडिया एक्ट को बनाने के कारण, पहले हम चलते हैं कारण की तरफ। कारण क्या था? पहला कारण जो था वो कारण था कि 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना, ये उसका पहला कारण था इस एक्ट को, इस अधिनियम को बनाने के लिए। इसका पहला जो कारण था वो कारण यही था कि 1773 ईस्वी को में जो नियम बनाया गया, उस नियम की कमियों को दूर करने के लिए पूर्णतया 1784 ईस्वी में जो नियम बना उसे हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। और जो इसमें नया कारण था, एक और अन्य कारण, वो था कि गवर्नर जनरल के अधिकार और स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया। क्योंकि पिछली क्लास में आपको जब पढ़ाया गया बंगाल जुडिशरी एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो उसमें गवर्नर जनरल के अधिकार के बारे में उस टाइम भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट में भी नहीं क्लियर किया गया, कंफर्म किया गया, स्पष्ट किया गया। तो इसलिए 1784 ईस्वी में गवर्नर जनरल के अधिकार और शक्तियों को स्पष्ट कर दिया गया। शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया। ये जो दूसरा कारण था, ये वही कारण है कि पिट्स इंडिया एक्ट को बनाया गया। और तीसरे की बात की जाए तो जो हमारे प्रशासनिक कार्य हो रहा था, प्रशासनिक में तो प्रशासन का और व्यापारिक दोनों ही काम हो रहे थे एक ही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, जो सुप्रीम कोर्ट था उसके अंतर्गत। तो प्रशासनिक कार्यों के लिए जो प्रशासनिक कार्य थे, उस प्रशासनिक कार्यों के सुधार या प्रशासनिक कार्यों के वातावरण को निश्चित किया गया, वातावरण में सुधार किया गया, वातावरण में सुधार किया गया।
अब ये सुधार किस प्रकार का था आगे चल के इसको डिस्कस किया जाएगा। वहां पे व्यापारिक कार्य करने के लिए और प्रशासनिक कार्य करने के लिए भी एक ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था। यहाँ पे अब निदेशक मंडल अलग बनाया गया और कोर्ट ऑफ बोर्ड अलग बनाया गया, बोर्ड ऑफ मेंबर्स बनाया गया। तो इसको देखा जाएगा कि प्रशासनिक कार्यों के में वातावरण में क्या सुधार किया गया, किस प्रकार से इसको बांटा गया। और जो लास्ट कारण था कि कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की पकड़ मजबूत करना, ये भी उसका एक कारण था इस नियम को लाने का, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार पूर्णतः अपना पकड़ बना रही थी, तो ये भी एक कारण था। तो ये कुछ कारण थे और इसमें जो नियम और प्रावधान ऐड किए गए उसके बारे में अब देखते हैं। इसमें जो प्रावधान ऐड किए गए उनको देखते हैं। बोले ना नहीं प्रावधान, अब इस एक्ट के क्या प्रावधान थे, क्या नियम थे, उनकी तरफ एक बार देख लिया जाए, ध्यान दिया जाए। कई बार एग्जाम में आ चुका है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो आइए इसकी तरफ समझते हैं। सबसे पहला काम था कि कंपनी के शासन पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। समझिएगा इस बात को। जब 1773 का अधिनियम बना तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि वहां पे सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम बना। सेंट्रल मैनेजमेंट का सिस्टम का मतलब हुआ कि वो ब्रिटिश के लोग ब्रिटेन में रह करके ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज करते थे। पार्लियामेंट स्वयं देखरेख करती थी। उसके लिए यहाँ पे गवर्नर बनाए गए, गवर्नर जनरल बनाए गए। गवर्नर जो कंपनी का हिसाब या कंपनी की सारी चीजें, ये कंपनी हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे हम कर देते हैं आई ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी चीजें, सारा लेखा जोखा रखने के लिए गवर्नर हुए भारत में, और इन लेखा जोखा ये पहुंचाते थे डायरेक्ट कंपनी तक या पार्लियामेंट तक, मतलब ब्रिटेन की सरकार तक पहुंचाते थे, पार्लियामेंट तक पहुंचाते थे। ये हो गई हमारी पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश की सरकार, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट ने कहा कि कब तक हम इन कंपनी वालों पे अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, हमारे पास और भी तो काम है। तो इसी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए कहा कि चलिए हम तो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बीच में एक और संस्था बना दी जाती है जो इन कंपनी पे पूरी नजर बना के रखेगी, और उसको क्या कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। और इसका काम क्या था, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के कार्य पे, कंपनी पर अपना नियंत्रण बना के रखना। ये 6 सदस्यीय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये ब्रिटेन में रहता था, और ये पार्लियामेंट भी ब्रिटेन में थी। ये गवर्नर और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थे, दोनों ये चीजें इंडिया में थी और ये दोनों ब्रिटेन में था, ठीक है। तो इंडिया और ब्रिटेन, 6 सदस्यीय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना वो ब्रिटेन में था, पार्लियामेंट भी ब्रिटेन सरकार की थी, ब्रिटिश सरकार की थी, और ये गवर्नर भारत में रहे और ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में रही, ठीक है। तो अब जो दूसरा नियम ऐड किया गया वो नियम क्या था, ठीक है भाई, 6 सदस्य रख दिए गए यहाँ पे, और इन 6 सदस्य का कार्य है ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखना, ध्यान देना। तो अब इनको भाई छोटे तो है नहीं कि चपरासी हैं, उनको सैलरी कहाँ से दी जाएगी, कैसे उनको वेतन दिया जाएगा। तो इसके लिए एक नियम बनाया गया कि इनकी नियुक्ति, मतलब इनको रखेगा कौन, ब्रिटिश क्राउन। 6 सदस्य यानी कि बोर्ड ऑफ मेंबर, जो 6 सदस्य हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर का चयन, सदस्यों का चयन ब्रिटिश क्राउन करेगा, यानी ब्रिटिश सरकार करेगी, ब्रिटिश क्राउन करेगा। लेकिन और उनका वेतन कहां से आएगा भाई, क्योंकि इंडिया में कंपनी है तो भाई इंडिया की कंपनी से ही इनका वेतन भी काटा जाएगा, और वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा।
इन्होंने कहा कि मेंबर तो हम रखेंगे लेकिन वेतन हम नहीं देंगे। ये पेमेंट कहाँ से आएगा? इंडिया के राजस्व यानी कि टैक्स, जो कंपनी भारत से टैक्स कमाएगी उसी टैक्स से इनका वेतन भी दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी यहाँ पे दो बातें क्लियर हुई। कंपनी के नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और उन बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर हुआ करते थे और उन 6 मेंबर्स को जो वेतन दिया गया वो इंडिया के राजस्व से यानी टैक्स से, भारत के राजस्व से दिया जाता था। समझ में आई? तो नोट करते रहिए, फिर आगे एक टॉपिक पे चलते हैं। तो अब जो नियम बनाए गए वो नए नियम क्या थे, प्रावधान क्या थे, उनमें ही हमारे आज पढ़ेंगे। तो जो एक अन्य नियम बनाया गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद की संख्या हुआ करती थी वो 4 हुआ करती थी, लेकिन अब नए नियम में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अब उनके साथ सिर्फ 3 ही लोग होंगे, 4 लोगों की मेंबरशिप नहीं होगी। और गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार भी दे दिया गया। जो नया नियम था, अब गवर्नर जनरल भी वोट कर सकता है, गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार दे दिया गया। ये कुछ नए नियम थे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट नियम आया चलिए उसको समझते हैं। तो जो बंबई और मद्रास के प्रांत हुआ करते थे वहां पे भी त्रिसदस्यीय काउंसिल की व्यवस्था कर दी गई। यानी बंबई में और मद्रास के प्रांतों में 3 सदस्य वाले, त्रिसदस्यीय का मतलब 3 सदस्य वाले काउंसिल की व्यवस्था की गई। वहां भी समिति बनाई गई जिसमें 3 सदस्य हुआ करते थे। 3 सदस्यों की काउंसिल की व्यवस्था की गई। काउंसिल का मतलब होता है समिति, व्यवस्था की गई। अब नेक्स्ट नियम की तरफ अगर चले तो वो नेक्स्ट नियम क्या है कि जो बंगाल और मद्रास के प्रांत थे उन सभी प्रांतों को, बंगाल और मद्रास के जो प्रांत का मतलब होता है छोटा छोटा एरिया, बंगाल और मद्रास के प्रांतों को पूर्णतया, अभी तक वो स्वतंत्र थे लेकिन अब क्या हुआ कि पूर्णतया उनको बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। बंगाल का जो सरकार था उसके अधीन कर दिया। बंगाल की सरकार के मतलब वहां के गवर्नर के अधीन कर दिया, बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। अगर अब अपने नेक्स्ट नियम की तरफ चले तो नेक्स्ट नियम क्या कहता है कि गवर्नर जनरल की परिषद और बंबई मद्रास के परिषद या प्रांत परिषदों के सदस्यों की नियुक्ति भारत स्थित अधिकारियों से किए जाने की व्यवस्था की गई। यानी कि जो बंगाल सरकार है, बंगाल सरकार के सदस्य और गवर्नर जनरल के सदस्यों की नियुक्ति अब कौन करेगा? भारत स्थित जो अधिकारी थे, भारत स्थित अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा, अधिकारियों में से किया जाएगा। यानी कि समझिएगा इस बात को, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना उसके मेंबर्स को कौन नियुक्त करेगा, चूज करेगा? उसके मेंबर्स को ब्रिटिश सरकार चूज करेगी। और जो गवर्नर है भारत सरकार है उसके मेंबर्स को कहां से चूज किया जाएगा? वो जो भारत में अधिकारी स्थित है उनमें से ही किसी को भी गवर्नर जनरल बनाया जा सकता है या फिर भारत का अधिकारी बनाया जा सकता है। व्यवस्था की गई। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या भी 4 की, गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार दे दिया गया। अब एक बात और याद रखिएगा कि ये दोनों अधिकार किसको मिले? सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम सुना होगा, गाजीपुर तो खास तौर पे जानते होंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये एक ऐसे गवर्नर जनरल है जो विदेशी ब्रिटिश सरकार के अंग्रेज रहे और भारत में इनका समाधि है, मकबरा है, वो भी गाजीपुर में ही स्थित है। तो उनको ये चीजें दी गई। इस तरीके से ये कुछ प्रावधान और भी हमने पढ़े। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लिए, तब आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें नया और नई चीज क्या थी, पहली बार कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य कह दिया गया, ब्रिटिश राज्य कह दिया गया। अब इस बात को समझिएगा, अब भारत का नाम कहीं ना कहीं ब्रिटिश अधिकारी अपना कर रहे हैं, वो पहले भारतीय राज्य कहलाते थे, अब क्या कहला रहे हैं, ब्रिटिश राज्य, यानी ब्रिटेन के राज्य हो गए। यानी कहीं ना कहीं अब विदेशियों ने, ब्रिटेन वालों ने अब यहाँ से भारत पे अपना अधिकार जमाना, कब्जा करना शुरू किया। और ये इनकी पॉलिसी थी कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी भारत में, धीमे धीमे अपने अधिकार जमाएगी, और उसके बाद 1857 में ऐसा हुआ कि उनकी मंशा पूरी, और उन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया, देश गुलाम हो गया। तो ठीक है, ये ब्रिटिश राज्य कह दिया गया। इसके बाद जो दूसरा नियम बना कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था, उच्चतम न्यायालय जो था, उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, अब वहां पे हिंदू मुस्लिम को हटा दिया गया, केवल ब्रिटिश अधिकारियों तक रह गया, ब्रिटिश अधिकारियों तक रह गया, अधिकारी या कर्मचारियों तक रह गया। ठीक है, तो ये भी एक उसका नया नहीं था, केवल ब्रिटिश नागरिकों तक सीमित कर दिया गया, अधिकारी के कर्मचारी या ब्रिटिश नागरिक तक सीमित कर दिया गया। अब यहाँ भारत के लोगों की सुनवाई नहीं, सिर्फ ब्रिटिश वालों की सुनवाई हुआ करती थी। और उसके बाद क्या हुआ कि इस अधिनियम द्वारा जब भी भारत में सभी स्तर पर भर्ती हुई, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया कि जो भी अधिनियम में जो भी नई वैकेंसीज आएंगी, जैसे कि ठीक है कंपनी चलते हुए भारतीय मजदूर भी काम करते थे, तो उनका जो नियुक्ति हुआ करती थी वो कौन करता था, नियुक्ति का कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, ये भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए निर्देशक मंडल बनाया गया, उसे ही हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह दिया गया, दे दिया गया। तो ये भी कुछ खास बातें थी, प्रावधान थे, इसे आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। नेक्स्ट नियम की अगर बात की जाए तो वो नेक्स्ट नियम क्या था, गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था, यानी संचालक किया करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें ब्रिटिश काउंसिल से अनुमति लेकर की आवश्यकता थी। यानी कि गवर्नर जनरल और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते थे, यानी कि यद्यपि जबकि संचालक करते थे। भारत में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया वही करते थे इनकी नियुक्ति, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि नियुक्ति का कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया, तो संचालक करते थे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश क्राउन से अनुमति लेना आवश्यक था। ब्रिटिश क्राउन का मतलब है कि वहां की पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन से अनुमति लेना आवश्यक था। ये एक शर्त थी कि भाई तुम नियुक्ति तो करोगे, लेकिन प्रमाणित हम करेंगे, तुम्हें अनुमति हम देंगे। तो ये भी एक नया नियम उसमें ऐड किया गया। और अगर लास्ट नियम की बात की जाए, जो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर बात कर ली जाए, तो वो क्या है कि गवर्नर जनरल, जैसे पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी राजाओं से युद्ध करती थी और उसके बाद उस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया करती थी, तो कहीं ना कहीं ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिना ब्रिटिश सरकार के ये काम किया करती थी। और उसने, अब ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि अगर तुम किसी से युद्ध करोगे और किसी से संधि करोगे, अगर युद्ध करते हो तो भी और किसी से मित्रता करते हो तो भी, मेरी अनुमति के बिना, नहीं ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना तुम नहीं करोगे। यानी कहीं ना कहीं समझिए इस बात को कि ब्रिटिश सरकार ने इस पे बाउंडेशन लगाना शुरू कर दिया है। अब क्या नियम है कि गवर्नर जनरल इंग्लैंड की सरकार की अनुमति के बिना, गवर्नर जनरल इंग्लैंड की सरकार के अनुमति के बिना न तो किसी से युद्ध कर सकते थे, या किसी भारतीय राज्य से युद्ध कर सकते थे,
और ना ही किसी भारतीय राज्य से संधि कर सकते थे। और ना ही संधि कर सकते थे। अब समझिएगा इस बात को, ये तो कुछ नियम थे 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित कुछ खास बातें थी। समझने की कोशिश करिएगा कि कहीं ना कहीं कंपनी पे अपूर्णतया ब्रिटिश सरकार का, इंग्लैंड का या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट का अधिकार जम रहा है कि गवर्नर जनरल जो पहले की युद्ध कर करके राज्य को अधिकार क्षेत्र में ले लिया करते थे, लेकिन अब कहीं ने कहा कि ठीक है तुम युद्ध करोगे लेकिन बिना मेरी अनुमति के नहीं करोगे, यानी कि तुम्हारा कोई भी काम होगा तो मेरी अनुमति से होगा, तुमसे ऊपर मैं हूं। और उनकी ये प्लानिंग भी रही कि पहले 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने सोचा था कि वो पहले व्यापार करे, भारत में अपना अधिकार क्षेत्र को जमाए, और जिस दिन भारत अपने अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा उस दिन इस कंपनी को हटा करके सबसे पहले ब्रिटिश सरकार वहां पे अपना कब्जा कर लेगी। और हुआ भी ऐसा है कि 1857 तक आते आते पूरा का पूरा अधिकार क्षेत्र उनके में हो गया और उन्होंने पूरा का पूरा कब्जा जमा लिया। तब जाकर के भारत में क्रांति हुई, स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो यही है हमारी कुछ गुलामी की कहानी, और ये है हमारा 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, और इससे संबंधित कुछ बातें हमने डिस्कस की। अगर इस टॉपिक में अगर आपको कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्ट के साथ, अधिनियम के साथ। धन्यवाद।